बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और जी, हफ्ते का पहला शो है आपका फेवरेट शो जिसमें आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी ज़िंदगी और दिन जो है वो खुशियों भरा हो। और जी, मुझे कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और जनाब, हफ्ते का पहला वर्किंग डे है यानी मंडे, और उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने वर्क स्टेशंस पर जाने के लिए या तो आप रेडी हो रहे होंगे और हमारा शो देख रहे होंगे या फिर आप निकल चुके होंगे। तो जनाब, भरपूर तरीके से जाइए, अपने काम को एंजॉय करिए, और जब आपका काम आपका पैशन हो तो फिर आपको ये काम करना लगता ही नहीं है। जैसे आप हमें देख लें, हम कितने फ्रेश हैं, कितने एक्टिव लग रहे हैं। और जनाब, हम तो एक्टिव हैं ही, लेकिन कुछ हमलावर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर पहले हमने देखा था कि इससे पहले भी माजी में हमले हो चुके हैं अमेरिकी सदर पर, और अब फिर से जनाब, पहले तो हमने देखा कि उनकी जो इंतखाबी मुहिम जब चल रही थी उस पे उन पर हमला हुआ, और अब फिर जनाब जब वो सहाफ़ियों के साथ बातचीत कर रहे थे, सहाफ़ियों के एहसास में एक डिनर रखा गया था। मेलानिया ट्रंप खातून अव्वल भी वहाँ पर मौजूद थी, और भी टॉप लीडरशिप जो है अमेरिका की वो मौजूद थी, और इसी दौरान हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की गई है। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी हसास जगह पर जहां पर इतनी बड़ी शख्सियात, इतने आला ओहदेदार मौजूद हों, कैसे कोई हमलावर वहां पर घुस सकता है और हमला कर सकता है। और हमलावर भी कोई आम नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा है। मैं एक बात सोच रहा था, अगर खुदा न खास्ता ये कोई मुसलमान होता तो मुस्लिम टेररिस्ट के नारे लग रहे होते, बिल्कुल ऐसे इस तरह की हवा बना दी जाती। और अब आप देखें, अब कोई बात क्यों नहीं हो रही। ऐसे ही है। और आप हसास रिलीजन के साथ आप नफी कर देते हैं, ये गलत की चीज़ बात है। करें। और ऐसे में देखें, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये सब कोशिशें भी हो रही हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब, कस्टम ड्यूटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि आपके फेवरेट मोबाइल फ़ोन पे, फेवरेट ब्रांड्स पर क्या कस्टम ड्यूटी वसूल की जाएगी, कितना कितना टैक्स लगेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में म्यूजिक का तड़का भी होगा, सितारों का हाल भी जानेंगे। और जी, फिजियोथेरेपिस्ट से आपकी कमर की दर्दें भी आज हमने दूर करवानी है। तो प्रोग्राम जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने कहीं नहीं जाना, आप जमे रहना। यानी कमर कस लें आप। कमर कस लें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, ऐसा हसास मौका, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंसूर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का साबिक सफीर हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ से मुज़ाकरात की बात चल रही थी और दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि धमकियां भी दी जा रही थी कि जंगबंदी नहीं भी होगी। और दोनों अगर पार्टीज़ की बात करें, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन दोनों डटे हुए, डेडलॉक भी बरकरार है। और ऐसे में हमला हो जाना, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर माजी में भी हमले हुए होते रहे, और खास तौर पे जब उनकी कैंपेन चल रही थी तो उनके ऊपर कई इस किस्म के वाकयात हुए जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ, और अंदाज़ा हुआ कि उनके पास वोटर्स की, अमेरिकन वोटर्स की उस वक्त काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद थी। तो इस मौके पे भी ये उनके ऊपर हमला हो जाना एक अमेरिका के सदर है बड़ा तशवीशनाक है। लेकिन साथ ही उन्होंने जब खुद भी बात की मीडिया के साथ, तो उन्होंने इन तमाम कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उनसे जब भी पूछा गया कि क्या ये कोई ईरान के साथ जो जंग है या नेगोशिएशंस चल रही हैं उससे मुतालिक तो इस अटैक की कोई डायमेंशंस नहीं हो सकती, तो उन्होंने इसको रद्द करते हुए गालिबन यही मौक़िफ़ लिया कि ये एक इंसिडेंट आइसोलेटेड है, और शायद इसकी जो अब इन्वेस्टिगेशंस आएंगी कि क्या मोटिवेशन थी। उनकी अथॉरिटीज सारी, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज, सीक्रेट सर्विसेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये तो एक बात इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई है कि इसका कोई ईरान की जंग से या किसी किस्म की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से कोई ताल्लुक नहीं था। और जहां तक मामला है पीस प्रोसेस का, मेरा ख्याल है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो के स्लो है, और उसमें दोनों साइड्स अपने एक पोजीशन ले ली है। ईरान की एक पोजीशन है, अमेरिका की एक पोजीशन है, और अमेरिकी सदर ने इस वाक़े से जो उनके ऊपर अटैक हुआ, इससे चंद घंटे पहले ही जब ये अनाउंस किया था कि उनके दो नेगोशिएटर जो हैं, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, नहीं आ रहे पाकिस्तान, तो उन्होंने ये कहा था कि उनको एक एग्रीमेंट दिया गया है जिसमें उन्हें कुछ मामलात पे उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ कोई नेगोशिएशन पे या एग्रीमेंट पे बातचीत नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है अब ये क्वाइट चैनल से बातचीत चलती रहेगी। ईरानी वजीर खारजा भी आपने देखा, वो पाकिस्तान के बाद
ओमान गए हैं और ये जी। इत्तला थी कि शायद वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे, और फिर रशिया का भी उनका दौरा है, और वो मुख्तलिफ अपने जो हमख्याल ममालिक हैं, ईरान के दोस्त ममालिक हैं, उनका दौरा भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ भी राब्ते करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीस प्रोसेस जो है ये सही डगर पे है, सीज फायर वायलेट नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल और मंसूर कोशिश साहब, सीज तमाम- फायर की वायलेशन भी नहीं हुई है और पीस प्रोसेस भी अपनी सही समत में आगे बढ़ा है। सर अगर हम देखें तो हमलावर के हवाले से अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप पर जिसने हमला किया, इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स, और फिर शॉटगन का इस्तेमाल उसने किया, चाकुओं के साथ, फिर जिस तरह से वो वाइट हाउस डिनर तक पहुंच गया, क्या ये आप समझते हैं कि अमेरिकन सीक्रेट सर्विस की नाकामी है, या फिर अमरीकी माशरे के अंदर बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा तकसीम है, सियासी नफरत है, जो अब ट्रंप और उसके हामियों की तरफ से फैलाई गई और अब वापस उन तक लौट कर आ रही? ये मेरे ख्याल अमरीकी सीक्रेट सर्विस या अमरीकी खुफिया इदारों की नाकामी से ज्यादा जो आपने जी। दूसरा मामले की तरफ इशारा किया है कि अमेरिका के अंदर बढ़ती हुई पोलराइजेशन जो है अमरीकी सोसाइटी के अंदर, उसकी गमाजी करती है। और अमेरिका के अंदर एक ये असलहे का मसला जो राइट टू आर्म्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है, वो एक बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बहुत ज्यादा स्कूल्स में गुज़िश्ता सालों में शूटिंग्स हुई हैं अमेरिका में, और उसके बिल्कुल। बाद बहुत ज्यादा ये डिमांड या ये डिबेट इसमें इजाफा हुआ है कि किस तरह कितना राइट टू वेपन्स होना चाहिए एक आम बंदे, एक आम शख्स को। और आपने देखा होगा इस इशू को फॉलो करते हुए कि वो शख्स उसी होटल में मुकीम था जी। और उसमें उसके पास काफी सारे वेपन्स मौजूद थे, मुख्तलिफ तरह के शॉर्ट गन्स भी थी, लॉन्ग गन्स भी थी, और उसके पास चाकू और छुरियां वगैरह भी थी। तो ये एक मेरा ख्याल इशू अमेरिका के अंदर जो होने वाली असलहे की डिबेट है, और अमेरिका के अंदर होने वाली जो पोलराइजेशन है और इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त की जो बढ़ती हुई वहाँ पे खसूसियात नजर आ रही हैं अमेरिकी सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। और इस वो इन मेरा अपना अंदाजा ये है, क्योंकि अभी तक हतमी तौर पे कोई उनकी रिपोर्ट नहीं आई, जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इन चीजों से ज्यादा ताल्लुक रखता है, और इसका कोई ताल्लुक जो है वो सीक्रेट सर्विस वगैरह बहुत वेल इक्विप्ड है। और वो आपने देखा जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन करके वहां से फौरी तौर पे सदर को और तमाम कैबिनेट मेंबर्स को निकाला। तो एक बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल सीक्रेट सर्विस और हाईली प्रोफेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इस सोसाइटीज के अंदर जहाँ पे भी असलहे की फरावानी हो जाए वहाँ पे और जहाँ पे इस अमेरिका जैसी जगह में असला रखना एक कानूनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट बन गया उनकी। बिल्कुल मंसूर साहब, ऐसे ही है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अब्बास इराक्ची ने 24 घंटों में 2 बार आर्मी चीफ से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तहरीरी जौहरी रेड लाइंस और आबने हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका को ईरान के तहरीरी पैगामात हवाले किए। तो ट्रंप के दौरा मनसूख करने के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब भी इस तनाज़े को हल कराने की पोजीशन में है? मेरे ख्याल अभी भी जो वाहिद इस वक्त नेगोशिएटर है या मीडिएटर है या फैसिलिटेटर है वो पाकिस्तान ही है। और जब ट्रंप ने ये अपनी टीम के ना आने का ऐलान भी किया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के CDF का नाम लेके ये कहा कि वो बहुत अच्छा किरदार इसमें अदा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपनी टीम नहीं भेज सकता क्योंकि उन्हें एग्रीमेंट्स में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये नेगोशिएशन का प्रोसेस मैसेजिंग के थ्रू पाकिस्तान जो है ईरान के साथ और अमेरिका के साथ जारी रखे हुए है। और न सिर्फ ये कि बल्कि जो दूसरे एलाइज इसमें मौजूद हैं, ओमान है या GCC के बाकी ममालिक हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान ने या तुर्की है, इनके साथ राब्ताकारी जारी रखी हुई है। मेरे ख्याल ये देखिए ये बहुत एक गंभीर या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें ईरान और US जो है बहुत ही मुखालिफ आइडियोलॉजीज रखने वाले ममालिक हैं, और फिर ये बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ किसी बाज़ाब्ता रिलेशंस में नहीं है। तो इनको इकट्ठे लाना एक इतनी बड़ी जंगों के बाद कुछ टाइम लगेगा। इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस इसी तरह आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल मंसूर साहब, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सर, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो 18 घंटे की परवास करके अपने मुज़ाकरात कार नहीं भेजेंगे, ईरान बराह रास्त राब्ता करे। क्या तेहरान ट्रंप के साथ डील करने पर आपको लगता है राजी हो जाएगा अमरीकी शराइत के ऊपर?
देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि मैं 18 घंटे के लिए अपने नेगोशिएटर्स नहीं भेजूंगा जब तक ईरान कोई रीजनेबल या उनके हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफर नहीं करता। वो ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं क्योंकि ईरान ने जंग में बहुत अच्छी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है। ईरान एक पोजीशन लेने के बाद बैटलफील्ड में एक सस्टेन करने के बाद एक क्रेडिबल नेगोशिएटर के तौर पे टेबल पे अक्रॉस मौजूद है। और प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि किसी भी डील में जाएंगे तो उसकी डोमेस्टिक रिपरकशंस होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के डोमेस्टिक सियासत पे अभी मिड टर्म इलेक्शन आएंगे इस साल के एंड पे, तो वो चाह रहे हैं ऐसी डील पेश करना अमेरिकी कौम को जिसमें वो ये कह सकें कि उन्होंने बहुत जबरदस्त डील हासिल की है। लेकिन ईरान जो है वो भी अपनी टर्म्स सरेंडर नहीं करेगा, ना करना चाहता है और ना उन्हें करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये बैक एंड फोर्थ अभी जारी रहेगी और एक ऐसी जगह पे एग्रीमेंट सिर्फ उसी जगह हो सकेगा जहां पे दोनों साइड्स के लिए, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी में, विन विन एग्रीमेंट हो। यहाँ पे ईरानी साइड भी ये फील कर सके कि उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। आप ईरान की बात करें, अगर ईरानी हुकाम की बात करें तो उनका कहना है कि जी जौहरी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ट्रंप की अव्वलीन शर्त ही जौहरी हथियारों का खात्मा है, तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसे आप भी बता रहे हैं कि कोई डिप्लोमेटिक कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, विन विन सिचुएशन तो बन कैसे सकती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों स्टक हैं। जौहरी प्रोग्राम पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बहुत एक्सेसिव हैं और अगेन वो नेगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सेसिव हैं क्योंकि JCPOA जो जौहरी हथियारों की जो डील थी ईरान के साथ वो बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ 2015 में हुई थी और वो बहुत क्रेडिबल डील थी। उसमें ईरान ने बहुत अश्योरेंसेस और गारंटीज दी थी और मैं वियना में पोस्टेड भी था, उस वक्त IAEA को कवर कर रहा था। तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर असेसमेंट यही थी कि ईरान अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल कर रहा है, लेकिन उससे अमेरिका ने यूनिलैटरली वॉकआउट करने के बाद इस वक्त जो है अब अमेरिका जो टर्म्स मांग रहा है वो बहुत एक्सेसिव हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान अपनी जो हिफाजत है, अपने जो राइट्स हैं उनको तो सरेंडर नहीं करेगा। ईरान क्लियरली कह चुकी है, ईरानी क़यादत, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अपना यूरेनियम को एनरिच करने का जो राइट है वो सरेंडर भी नहीं करना चाहते, ना उन्हें करना चाहिए, जो इंटरनेशनल लॉ ने उन्हें दिया है। और वो जो अपना जो अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर हैं उनके पास, जो चंद 100 किलोग्राम उनके पास यूरेनियम मौजूद है, एक खास लेवल तक एनरिच्ड यूरेनियम, उसको दूसरे मुल्कों के हवाले करने में भी वो तामुल करेंगे क्योंकि इस तरह वो बिल्कुल फिर डिफेंसलेस हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं दरमियानी जगह पे डील होगी, न्यूक्लियर डील भी, और बाकायदा एक बड़ा एग्रीमेंट होना पड़ेगा जिसमें न्यूक्लियर डील भी हो, जिसमें हुर्मुज़ के ऊपर भी टर्म्स एग्री हों, ताकि ये हिस्सा जो है, ये झगड़ा खत्म हो सके, ये वॉर खत्म हो सके। लेकिन इजराइल और लेबनान की तरफ भी के महाज पे भी अमन होना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज डील सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो ये जरा थोड़ा सा टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हर जहत को अलग-अलग से रिजॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की है मंसूर साहब। इस नाजुक मोड़ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो बखलूस नीयत के साथ एक मुसालियतकार के तौर पर, एक बेहतरीन मीडिएटर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है। वाइट हाउस क्या, पूरी दुनिया इस बात पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रही है, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी कर रही है। अब बैलेंस कायम करना पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है, और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि जब से ये नेगोशिएशंस का आगाज़ हुआ इस्लामाबाद के अंदर, बहुत सारे एक तो इमेज भी पाकिस्तान का मज़ीद बेहतर हुआ, बहुत सारे वैसे भी फ़वाइद जो हैं पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं, क्या समरात पाकिस्तान को इससे हासिल हो सकते हैं और क्या हमें करने चाहिए? देखिए, सबसे अहम नुक्ता ही ये है कि पाकिस्तान के लिए ईरान एक नेबर है। पाकिस्तान के लिए GCC कंट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है। तो हमें बैलेंस कायम करना मुश्किल भी है लेकिन जरूरी भी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बैलेंस ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वजह से हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं होने दे सकते। हमारा बॉर्डर है, उसकी रिपरकशंस होंगी, और किसी भी वजह से हम GCC कंट्रीज जो हैं या लार्जर लेवल पे चाइना और US के दरमियान जो तवाज़ुन है उसमें भी हमें एक अहम रोल प्ले करते रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, ये इसको
लॉन्ग टर्म रोल के तौर पर, पेशेंट रोल के तौर पर ही लेकर आगे जाना होगा। और इसमें से जो हमें गेन्स हो सकती हैं, जो हमें हासिल हो सकता है, वो है एक हमारी रेपुटेशन और इमेज, कि हम एक पीस बिल्डर के तौर पर अपने इमेज को स्ट्रेंथन करें। दूसरे, हमें इकोनॉमिक इन रिटर्न्स मिले थ्रू जीसीसी के साथ कोऑपरेशन हो या यूएस के साथ कोऑपरेशन हो, या फिर ईरान के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है यूएस का, तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठेंगी। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है और दीगर ट्रेड के मामलात में। लेकिन इसकी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन भी चल रही है, तो हमें उस पे भी एक मेरा ख्याल है होशियार रहना होगा कि इंडिया की तरफ से और जो इस प्रोसेस के डिट्रैक्टर की तरफ से एक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खास तौर पे क्रिएट करने के लिए एक कैंपेन जारी है। तो मेरा ख्याल है उस पर भी हमें बिल्कुल मंसूर साहब, प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, उस पर भी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आगे आने वाले वक्तों में, जिस तरह से पाकिस्तान एक ताकत उभर कर आया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस सारे मामले में अभी भी हम देख रहे हैं कि डेडलॉक कहीं ना कहीं बरकरार है, और जोहरी हथियार बनाने पर जो है वो ईरान अगर कहें तो वो कहता है कि हमारा ये मुतालबा है कि हम बनाना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जी इसका खात्मा होना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। तो वी होप कि कहीं ना कहीं फिर से मुज़ाकरात की बात हो और पाकिस्तान या इस्लामाबाद जो है वो फिर से मरकज़ निगाह बने और ये दोनों आमादा हो जाएं, खित्ते में अमन हो और किसी ना किसी तरह ये मामला जो सॉर्ट आउट और देखिए, जब आप पूरी दुनिया में बदअमनी फैलाते हैं ना, तो फिर वो कारमा की तरह लौट के आपके घर ज़रूर आती है। और फिर आपको पता चलता है कि जनाब आपकी मुआशरे के अंदर इतने नफरत के बीज आपने बो दिए हैं कि अब उनकी फसलें काटना आपके लिए मुश्किल हो गया है। और ऐसा ही कुछ अमल हमें अमेरिका के अंदर भी नज़र आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, जिस तरह से जिसने अपनी जान हथेली पर रखे टीचर ऑफ द मंथ का एजाज़ उसे मिला, बड़ा बेहतरीन टीचर है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सब करने पर क्यों मजबूर हुआ? ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके वॉर सेक्रेटरी और दीगर जितने भी करीबी हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें उज़ैर, तो हम बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मोबाइल अगर हम देखें तो हमारी ज़रा सी मोबाइल की बैटरी लो हो जाए तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, फटाफट भागते हैं कि चार्जर ढूंढते हैं। और यही हम अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे में खून की कमी हो जाए तो हम कितने अलर्ट होंगे या नहीं होंगे, या हम बॉदर भी नहीं करते, बड़ी मामूली सी चीज़ समझते हैं कि खून की कमी एट्स ओके, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, अदरवाइज़ ना भी खाए। तो स्वीडन में जी तहकीक हुई, रिसर्च की गई इस हवाले से, और ये इंकशाफ हुआ, बहुत बड़ा इंकशाफ है कि अगर आप में थोड़ी सी मामूली अगर खून की कमी होती है तो बुढ़ापे में जाकर आपको डिमेंशिया जैसी बीमारी हो सकती है, इतनी बड़ी बीमारी कि आप अपने प्यारों का नाम तक भूल सकते हैं। माहम, ये तो बड़ा संगीन मसला, और जिस तरह से आपने इसे तशबीह दी है, मोबाइल की हमारी बैटरी कम होती है, हम चार्जिंग पे लगाते हैं और उसमें भी हम कॉन्शियस होते हैं, और जब बैटरी हेल्थ आईफोन वालों की गिरती है तो फिर तो आप मत ही पूछिए उनका क्या हाल होता है। लेकिन आप देखें ना, उससे ज़्यादा आप अपनी डाइटिंग के चक्कर में अपनी हेल्थ को गिरा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और खाने पीने पर आपकी तवज्जो नहीं है। और फिर जब आप ये सब कुछ भूल जाते हैं, तो जब जिस्म में हेमोग्लोबिन आपका कम होता है तो दिमाग को ऑक्सीजन भी कम मिल रही होती है, फिर आप बहुत सारी शिकायत कर रहे होते हैं, सर दर्द जैसी भी और भी बहुत सारी। तो जनाब, जब आपकी रंगत पीली पड़े तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और आज हम नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट जमील महरवी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि जनाब कुदरती चीज़ों से हम खून की कमी के मसले से कैसे निपट सकते हैं। जमील साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइए कि ये जो नई रिसर्च आई है, आयरन की कमी और डेमेंशिया के दरमियान 60% इजाफे का ताल्लुक बताया गया है, क्या खून की कमी को अगर हम देखें तो ये वाकई दिमाग को खा जाती है या खाली कर देती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात ये है कि अब जो इंट्रो में बात कर रहे थे ना, बॉडी के अंदर HP का एक जो लेवल है ना, वो लेवल कम से कम उस लेवल तक रहना चाहिए। और आपकी मिसाल बहुत अच्छी थी बैटरी वाली, कि वो डाउन हो रही होती तो ज़ाहिर है फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही होती। हम इसको ये कहते होते हैं कि ब्लड जो है आपका, उसके अंदर सिर्फ ब्लड पूरा होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, उसका हम उसको कहते हैं ब्लड परफ्यूजन रेट, उसका जो है वो भी ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक हो जाना चाहिए। अगर ब्लड परफ्यूजन रेट आपका ठीक नहीं है तो फिर डेमेंशिया नहीं, और भी बड़े सारे मसाइल आपकी बॉडी के साथ होते हैं। और उन सारी चीज़ों के लिए हमें देखना है कि हम अपनी बॉडी के साथ कितना हम उसको अपने आप को
फितरत और नेचर के करीब रखते हैं और कितना हम उसमें उस अपनी फितरत और नेचर जिस पे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है उसमें बिगाड़ किस तरह से पैदा कर रहे हैं। बड़ी वजाहत रहनुमाई अल्लाह ताला ने हमें कुरान हकीम में दी हुई है, लेकिन हम उन चीज़ों को बिल्कुल जो है ना नज़रअंदाज करके कहते नहीं सारी दुनिया कर रही है। मिसाल के तौर पे इस पे तो अब दूसरी राय कोई नहीं रहेगी कि फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोजन फूड्स और जो डब्बों के जूसेज हैं, डब्बों के दूध हैं और इंसानों से क्या मसाइल हैं। मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया है, मेरे पास उसकी पूरी वीडियो मौजूद है। छोटा बच्चा है और 7 साल उम्र है उसकी, 7 महीने उम्र है, सॉरी 7 महीने का बच्चा जो है उसका लिवर जो है वो साइज में बढ़ गया हुआ है, तिली का साइज बड़ा पड़ा है और उसकी हालात जो थे ना वो जिंदगी बिल्कुल दाव पे लगी हुई है। बाइलीरुबिन 1 पॉइंट से नीचे रहना चाहिए सबका, और उस बच्चे का जब मैंने टेस्ट करवा के देखा है तो उसका 27.5 है और 27 पॉइंट उसका पॉइजन जो है वो बॉडी में इतने गुना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। अब मैंने जब उसके कैंसर लेवल के टेस्ट करवाए, डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि जी लिवर ट्रांसप्लांट कराएं 7 महीने के बच्चे का। अब मैंने जब उसके कैंसर के टेस्ट करवाए हैं तो उसमें कैंसर भी आ गया हुआ है। अब वजह क्या थी उसकी कि पहले तो माँ ने अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई। तो माओ से गुजारिश है कि अगर वो बॉडी शेप खराब होने को या अपने आप को कमजोरी महसूस करने को या वो समझती हैं कि पता नहीं हम फीड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल एक वे है और अल्लाह ताला ने कुरान में उसके बारे में फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक तो दूध पिलाएं। तो वो जो माँ का दूध है उसका नेमल बदल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपना दूध पिलाने के बजाय ये जो डब्बों के दूध है उसके ऊपर रखा और 2 महीने की उम्र तक उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक था वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। इस चीज का 2 तरफा फायदा, बच्चे को भी और माँ को खुद भी। और उसके बाद उससे आगे जो मसाइल पैदा हुए, फिर जिगर फैटी हुआ और उसके बाद स्प्लीन का इशू बन गया, उसके सेकंड सेक्रेशन का अमल डिस्टर्ब हो गया और वो बच्चा इस वक्त जो है वो कैंसर की इस पोजीशन में 7 माह की उम्र में। तो माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है और ये बुढ़ापे तक अगर उम्र 100 साल भी उस बच्चे की हो जाए तो 100 साल की उम्र में भी जाके माँ का दूध जो है वो काम कर रहा होता है। तो हम डब्बों के दूध, डब्बों के जूसेस, फिर ये मुख्तलिफ किस्म के पैक्ड शुदा और प्रोसेस्ड फूड जो हम लोगों को दे रहे हैं या खा रहे हैं खुद भी, इस पे सख्ती से हमें कंडेम करना है, बल्कि हमें इस पे पाबंदी होनी चाहिए। हम हेल्थ के ऊपर बहुत बजट खर्च करते हैं और जिन चीज़ों से हेल्थ खराब होती है उससे सिर्फ हम टैक्स लेके उन्हें छूट दी हुई है। बिल्कुल मेहरबान साहब, इन सब पर भी चेक रखने की ज़रूरत है और ख़ुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें जेनेटिकली भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं कि जिनमें खून की कमी होती है, थैलेसीमिया हो गया, एनीमिया हो गई। उसकी वजह वो माँ का अपना रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी है और विरासत मरूसी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। अब आप देखें कि जो बच्चे थैलेसीमिया का इस वक्त कार हैं उनको सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया हुआ है कि आपने सिर्फ जो है ना ब्लड लगाना है और इसका हल है कि ब्लड लगाते रहो इनको, चाहे वो महीने में 1 दफा लगे या 2 दफा लगे। अब आप ये देखें कि जब उनको, आपने तो अभी आयरन की कमी की बात की है ना, अब हम यहाँ आपको एक और व्यू देते हैं कि ज्यादती भी किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अब जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जब उनको ब्लड बैग लग रहे होते हैं तो वो जान बचाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो ब्लड लग रहा होता है उसके अंदर जो आयरन होता है वो आयरन उस बच्चे के अंदर जानलेवा साबित हो रहा होता है, इसलिए कि स्लो उनका आयरन बढ़ता रहता है और उनके जो आयरन की मिकदार है वो बहुत बढ़ चुकी होती है और इसके बावजूद के साथ साथ उनको आयरन की कमी करने के लिए या उसके मसाइल ना पैदा हो उनको मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन भी दिए जा रहे होते हैं। उसके बावजूद वो आयरन की ज्यादती उनके अंदर जिगर को हार्ड करती है, स्प्लीन का साइज बढ़ता है तिली का और वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ते हैं उस ब्लड लगाने से, आयरन की ज्यादती की वजह से। तो उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, लेकिन वो इलाज करने के बजाय हम सिर्फ पेरेंट्स उसी पे लगे हुए हैं कि ठीक है ब्लड लग रहा है। ये बच्चे फिर आगे चल के मतलब जब वो पहुंचते हैं ना 5-6 साल, 7-8 साल, 12 साल की उम्र तक, तो मैक्सिमम बच्चे जो है ना 16-18 साल की उम्र तक पहुंच के एक्सपायर हो चुके होते हैं। 2, 4, 5, 100 में से बचते हैं और वो भी 18, 19 या 19, 20 साल की उम्र तक। तो 1-2 बचेंगे जो 20, 21 के बाद आगे चलेंगे, बाकी उससे पहले सारे एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो हमें अपनी डाइट को देखना है, अपनी खुराक को देखना है और आयरन जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए या HB लेवल जब आपका लो होता है तो हम देखें बकरे का गोश्त मुख्तलिफ सूरतों में खा रहे हैं। हम बकरे के पाए बड़े शौक से खाते हैं, हम उसकी सिरी को भी बड़े शौक से लोग खाते हैं।
लेकिन हम जो नहीं खा रहे या बहुत कम उसका एक ऑर्गन है वो है लिवर, कलेजी जिसको हम कहते हैं। उसको हमें शोरबे वाला बना के अच्छी तरह से पका के हमें उसको इनटेक करना चाहिए। उसके अलावा कलेजी को अगर आप ले आए, ला के उसके छोटे छोटे पीसेस करके, छोटे छोटे जैसे कीमा टाइप जी जी बनता है, सही। इस तरह छुरी के साथ छोटे छोटे पीस करके तो उसको खुशक तवे के ऊपर आप रख के तवा गर्म कर लें और उसके ऊपर डाल दें और उसको हल्की आंच पे रख के उसको जरा जलने दें। और ज्यादा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप कैरेट्स हैं, बीटरूट हैं और बहुत सारी मल्टीपल कद्दू ऑप्शन है, शलजम है, मूली इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मूली को काट कर उसको क्रश कर लें और मूली के पत्ते भी जो है वो भी क्रश करके उसी में डाल के, यानी मूली पत्तों समेत और बकरे का गोश्त डाल के बीच में अगर वो पका के लिया जाए तो वो भी हमारी आयरन और उन चीज़ों को जमील पूरा साहब, जिस तरह से थैलेसीमिया के बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो इस मरज़ में मुब्तला है, बड़ा तकलीफ दे अमल है, वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी। महीने में 2-2 बार भी, कोई एक बार भी खून लगवाता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बच्चे इस सर्टन एज तक पहुंच कर एक्सपायर हो जाते हैं, ये आयरन की ज़्यादती हो रही होती है जो वो ब्लड बैंक से ब्लड लगवा रहे होते हैं, ब्लड बैंक से, और इसका अगर कोई मुतबादिल है तो वो क्या है नेचुरोपैथी में? देखिए उसका वो जो आयरन की ज्यादती हो रही होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जिगर हार्ड करती है, तिली का साइज बढ़ता है, बच्चे का पेट सख्त होता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ बढ़ रहा होता है और हम ब्लड लगवा रहे होते हैं जान बचाने के लिए। वालिदैन को चाहिए कि वो नेचुरोपैथी जो है तरीका इलाज उसकी तरफ आए, उसमें प्रॉपर उसका इलाज मौजूद है। तिली का साइज भी कम हो सकता है, जिगर पे भी मसले जो हैं वो सारे ठीक हो सकते हैं और मेजोरिटी इसमें लोग जो हैं वो थैलेसीमिया के ब्लड कैंसर तक भी बच्चे पहुंचे हुए हैं और हेपेटाइटिस भी कोई ना कोई आया होता है, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही होती और सिर्फ हम ब्लड लगाने के चक्कर में उसी पे अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। ग़िज़ा का नहीं पता इनका कि इनको क्या देना चाहिए, वो सब कुछ खिला रहे होते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे कैंप लाहौर में लगे देखे हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों का कैंप हो रहा है और वो कहते हैं कि जी हर महीने हम कैंप लगाते हैं और वहाँ पे 400-600 बच्चे आते हैं बकायदा। मुझे एक दफ़ा वहाँ किसी ने इन्वाइट किया और मैं उस कैंप में गया तो मैंने वहाँ ये देखा कि वो साहब दावा करते हैं कि जी इतने बच्चे हम जो है वो ठीक कर रहे हैं और इतने हो गए, और वहीं पे वो बिरयानी भी बांट रहे हैं उन्हीं बच्चों को और उन बच्चों को डब्बों के जूस भी और चिप्स और सलंटियाँ भी बांट रहे हैं। तो मैं उठ गया वहाँ से, मैंने कहा जी यहाँ एक भी बच्चा ठीक नहीं हो सकता जिनकी खुराक गलत है और मुआलिज अपने पास बैठ कर खिलवा रहा है और खुद बांट रहा है वो चीजें, या उसके कोई फ्रेंड आके बांट रहे हैं, तो बच्चे कैसे ठीक होंगे? तो वालिदैन को ये नहीं पता कि हमें उनको ग़िज़ा कौन सी देनी है। हर बच्चे की कंडीशन उसका जमील साहब, आपका तो माशाल्लाह सऊदी अरब आना जाना काफ़ी है, तो आपको पता है कि वहाँ पे हेल्दी स्नैकिंग कितनी है बच्चों की। अब बच्चों की स्नैक्स देखें तो वो लगता है कि ये तो बड़ों के लिए भी प्रोटीन बार साबित हो सकता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें खिलाते हैं, और हम यहाँ पे अपने बच्चों को क्या दें? सर हम देख के, यानी दूसरे चीज़ों को कुछ एड्स कमर्शियल्स देखकर हम ना डी ट्रैक हुए पड़े। हम एक दूसरे को देख कर कि आपके बच्चे क्या खाते हैं, अच्छा वेरी गुड जी, हमने अपने बच्चों, हम ये पेरेंट्स को कोई एजुकेशन है ही नहीं कि हमने किस तरह की ग़िज़ाएं देनी हैं और कौन सी ग़िज़ा जो है वो नहीं देनी। मुझे ये बताइए कि कितने ख़वातीन हैं जिनको ग़िज़ा का सब्जेक्ट पढ़ाया गया हो या पढ़ाया जाना नहीं चाहिए था स्कूल कॉलेज में। जिस बच्ची ने आज आने वाली कल की माँ बनना है और उसने बच्चे पैदा करने और उस बच्चों ने मुस्तकबिल में मुल्क के वो नौजवान बनेंगे, बिल्कुल ऐसे उनको कोई तरबियत नहीं। मेरवी साहब, ये तरबियत बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए अपनी खुराक क्या खानी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी खवातीन को आयरन की कमी होती है, बड़ी दुश्वारी होती है। सप्लीमेंट से पूरा कर रहे होते हैं। इसमें भी आप देख लें कि वो जो कहा जाता है ना खवातीन को कि वो गाची खा रही हैं या मट्टी खाने को दिल कर रहा है या और इस तरह की चीजें खाने को दिल करता है, तो अक्सर आपको सुनने को मिलता है कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम ले लो। वो कैल्शियम की कमी नहीं है भाई, वो आयरन की कमी है और वो आयरन की कमी हो रही होती है, तो उनको आप कलेजी पका के दें, शोरबे वाली बना के। और ये जो बच्चों को कह रहे होते हैं कि ये मट्टी खा रहे हैं, इनमें भी यही मसला, भी आयरन की कमी की वजह से, लेकिन वो आपने सिर्फ एक सुन रखा है कि सिर्फ कैल्शियम है, और कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है, हालांकि उसमें जो है वो अच्छा मेरे साहब ये तो आपने बता दिया ना कि ग़िज़ाएं खाने, कोई नुस्खा भी कोई झटपट इस तरह हो के? इसमें सनामकी है, सूंड है और रेवंत खताई है। इन 3 चीजों का पाउडर बना के भी लिया जा सकता है और 3 चीजों का 2-2 चुटकी डाल के, तो 1 गिलास पानी में डाल के इसका कावा बना के जो है वो भी इनटेक किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो ग्रीन सेब है, जी जी सेब आते हैं ना जो सब्ज रंग के, जो ग्रीन एप्पल होता है, ये वाहिद एप्पल है जो जूसी होता है, जिसके अंदर जूस होता है। इसका जूस निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर शामिल करके तो उसका जूस बना के जो है वो भी लिया जा सकता है। गाजर का जूस और चुकंदर दोनों मिलाकर जो है वो भी लिए जा सकते हैं।
और हमें अपने आप को ये जो चाय है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं जूस इनसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी हमारे प्रॉब्लम करती हैं और ये आयरन और इन चीज़ों को उड़ा के रख देता है, सही। एब्जॉर्ब नहीं होने देता बहुत सारी चीज़ों को। सही, उसको बहुत भी शुक्रिया मेहरवी साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा। और वाकई जी आयरन की कमी बहुत बड़ा मसला है। माँ अक्सर कंप्लेन कर रही होती है, तो उनकी डाइट का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, ताकि एक हेल्दी जो है वो नस्ल आगे ग्रो कर सके। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको जी वेलकम कहते हैं। ज़ाहिर ज़रा आप सोचें कि आपको आईफोन के बगैर रहना पड़े, या जब नेक्स्ट मॉडल आए तो आप बाय ना कर सके। ये नाकाबिले तसव्वुर भी है, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मतलब आपकी बहुत मोहब्बत, देखिए हमारे पास भी एक ऐसा शख्स है जिसकी आईफोन से बड़ी मोहब्बत है, और मोहब्बत जी थोड़ी सी महंगी पड़ने वाली आपको FBI ने जी मोहब्बत हमेशा महंगी पड़ी है, मोरिख ने यही लिखा है। इसलिए मोहब्बत ना ही करें, किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, इंसानों से तो फिर चले समझ आती है। FBI ने जी इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में अच्छा खासा इजाफा कर दी। यानी वो फ़ोन जो हम सेकंड हैंड कहकर थोड़े से सस्ते खरीद लेते थे, अब इन पर टैक्स की रकम सुनकर आप शदीद परेशान होंगे। एप्पल हो या सैमसंग हो या फिर कोई भी फ़ोन हो, जो 62 जी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिनकी सरकारी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब आईफोन 15 प्रो मैक्स की कस्टम वैल्यू जो है वो $505 मुकर्रर हुई है, जिसका मतलब ये है कि PTA टैक्स भी उसी हिसाब से पड़ेगा आपको। तो आप सोच लें, वो जो सोच रहे थे कि हम PTA अप्रूव या ना दूसरे वाला कर लें, माम, वो अब सारे आप ये सिस्टम आपके देखें कि इस खराब हो फैसले गए। के पीछे दो मुख्तलिफ ओपिनियंस भी पाए जाते हैं। एक तरफ कराची के डीलर्स परेशान है, कारोबार ठप होंगे, जी। तो दूसरी तरफ मकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान में फ़ोन बन रहे हैं तो ये पुराने फ़ोन बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही क्या है। इसी बहस को बनतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत आम रिनाउंड मौजूद है, मुजफ्फर एच पराचा साहब, जो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड ग्रुप के CEO हैं और पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर भी हैं। और पराचा साहब से इस मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। और पराचा साहब, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में, वेलकम। हमें ये बताइएगा, कस्टम्स की जानिब से वैल्यू तो बढ़ा दी गई है, लेकिन आपका मुतालबा है कि इम्पोर्ट ही बंद कर दी जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये मुतालबा आम सारिफ के हक के इंतखाब के खिलाफ है, जो नया फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक शख्स जो शुरू से ही आईफोन यूज़र है और बड़ा फ्रेंडली समझता है आईफोन को अपने लिए, उसे आप आईफोन छोड़ने का कह रहे हैं, ये थोड़ी ज्यादती नहीं है? देखिए जी, सबसे पहले तो अगर आप आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन का फ्रेंडली यूजर पाकिस्तान में 2% से ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ एक एलीट क्लास है जो आईफोन यूज करती है, बाकी तो सब लोग जो हैं वो दूसरे फोन यूज करते हैं। अब एलीट क्लास को आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए आप आईफोन की वैल्यूएशन $500 की बजाय $100 कर दें। जो फोन मिलता ही बाहर से $500-600 का है, वो आप $100 पे कैसे कर सकते हैं? हम तो उसको कहते हैं कि रियलिस्टिक वैल्यू करें, और अगर रियलिस्टिक वैल्यू पे $500 पे कोई भी फोन आएगा, उसकी जो ड्यूटी बनती है वो लोग दें। मगर इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान में पिछले 30 साल से फोन यूज हो रहे हैं, और उसके अंदर आईफोन से लेके सैमसंग से लेके हर फोन यूज हो रहा है, और 98% फोन आज मेड इन पाकिस्तान है, तो पिछले अगर 10 साल भी आप ले लें तो 10 साल में कम से कम 300 मिलियन फोन आइदर पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ या लोकल बना है। तो ये 300 मिलियन फोन भी तो यूज फोन में मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसमें ऐसी क्या जरूरत है, एक कस्टमर को मार्केट के अंदर से ऑलरेडी यूज फोन मिल जाएगा, उसको ऐसी क्या जरूरत है कि वो बाहर से यूज फोन दोबारा से मंगवाएं। हम पाकिस्तान को यूज फोन का जंक यार्ड नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसके ऊपर कल इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, IMF और तमाम एजेंसीज की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये जितना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का जंक यार्ड है, इसको राजा साहब, चाहे आप ऑटोमोबाइल में चले जाएं, हमेशा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं जंक यार्ड वही बनती हैं। चाहे वो हम देखते हैं एक्सीडेंटल गाड़ियां आ रही हों या जिस तरह की भी इस्तेमाल चीजें आ रही हों, 5-5 साल पुरानी पॉलिसी हो। आईफोन में क्या मसला है, या दूसरे यूज फोन्स में क्या मसला है? देखें, पाकिस्तान ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को आज पाबंदी लगाई, तो आज आप देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त नई गाड़ियों की रेल पेल है और हर तरह की चाइनीज गाड़ी अवेलेबल है, और कस्टमर आज यूरोपियन और बाकी जापानीज गाड़ियां छोड़ के चाइनीज गाड़ियों पे जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी कंपेटिटिव प्राइस पे अवेलेबल है। इसी तरह बाकी फोन्स हैं, 90%, 98% सैमसंग और बाकी फोन जो पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, एप्पल सिर्फ 2% बिकता है।
आप सिर्फ 2% के लिए इन चीजों को अगर इम्पोर्ट पर अच्छा साहब, आप कह रहे हैं 2% बिक रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हर अगर हम बंदे के देखें पास हर नजर आता है। बंदे के पास आईफोन ही होता है। गैदरिंग में। मॉडल डिफरेंट हो सकता है 5 से लेकर 6, 7 किसी भी तरह, लेकिन हर किसी के पास आई थिंक आईफोन ही है, और हर कोई ख्वाहिश भी ये रखता है कि उसके पास आईफोन ही हो। मैडम वो आपको इसलिए लगता है कि आपके इर्द गिर्द माशाल्लाह सारे अमीर लोग हैं, तो वो आपको इर्द गिर्द में आईफोन नजर आता है। नहीं, हमारे इर्द गिर्द Whereas हर तबके पाकिस्तान के लोग हैं। की पर अच्छा साहब, आप ये टेंशन ना लें। 99% पॉपुलेशन आईफोन अफोर्ड नहीं करती। दूसरा, अगर आप $500 का फोन बाहर से एक्चुअल प्राइस पे ले रहे हैं और यहाँ वैल्यूएशन $100 पे करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप हवाला हुंडी को फरोग देंगे, बाकी जो $400 है वो हुंडी के थ्रू बाहर जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी कल को ऐसी चीज हो। और दूसरी बात यह है कि जो यूज्ड फोन आते हैं, आपने इससे पहले लेबनान बैरूत में देखा था कि एक ही दिन में सारे पेजर्स फट गए थे। यस, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे मुल्क के लिए, हमारी एजेंसीज के लिए। सर कि वो कोई तो फोन है, सेफ उसमें तरीन कोई फोन है, कंट्रोल उसमें नहीं तो कोई आप ऐसी ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते। और कभी ये नहीं सुना, पहले तो चोर भी वो छीनते हुए कराची में घबराया करते थे कि भाई इस फोन का करना क्या है, ये तो ट्रेस भी हो जाता है। आप कह रहे हैं सर वो गैर महफूज है। जी जी जी, जब कोई भी फोन बाहर से आएगा, अगर उसके अंदर कोई भी ऐप डाउनलोड कर दी गई जो कि विजिबल नहीं है, और आपके तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स या तमाम एजेंसीज को उसमें से कोई भी बंदा वो फोन खरीदता है, और अगर वो गैर महफूज फोन है तो वो मुल्क के लिए भी गैर महफूज है। वेयर जो फोन पाकिस्तान में बनते हैं, उसको पीटीए प्रॉपर तरीके से चेक करता है, उसकी प्रॉपर अप्रूवल होती है, उसके हर सॉफ्टवेयर हर चीज को चेक किया जाता है। वेयर जब लाखों फोन बाहर से आएंगे तो उसको कोई चेक नहीं कर सकता। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, और एक फोन को चेक करना नामुमकिन। अच्छा चले पराचा साहब, ये तो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो गया जो कि चले दुरुस्त भी है, इसका ख्याल भी करना चाहिए। अगर लोकल आप फोन्स को चेक कर रहे हैं तो जो ये इंपोर्ट हो रहे हैं उन्हें भी चेक करना चाहिए, एक ब्रांड को ही आपने चेक करना है। सर हमें ये बता दें कि सिक्योरिटी चले एक अलग है मामला, क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज आप हमें बता दें कि कौन सा फोन है जो कि कंपैरिजन में आप समझते हैं, रेकमेंड करते हैं कि पाकिस्तानियों को लेना चाहिए लोकल में। देखें, लोकल में सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। हर ब्रांड डिपेंड्स ऑन कि आपकी खरीदने की ताकत कितनी है। 30,000 से 20,000 से रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक के फोन अवेलेबल हैं। अब 20,000 से कम तो कोई यूज्ड फोन आपको बाहर से भी नहीं मिलेगा। और पिछले 8 साल में या 6 साल में पाकिस्तानी कंपनियों ने 180 मिलियन फोन प्रोड्यूस किया है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। आई विश के उनका जी जो भी सेटअप है जिसके थ्रू भी वो बात कर रहे हैं हमसे, वो बेहतर हो सके टेक्नोलॉजी वाइज, ताकि हम किसी ना किसी और दिन बेहतर कम्युनिकेशन कर सकें इस हवाले से। लेकिन सिर्फ आईफोन को ही मुझे लग रहा है इस मामले में टारगेट किया गया है, बाकी कंपनीज को टारगेट। लेकिन खतरा भी तो है ना फिर। या तो देखें, आपने पाबंदी लगानी है आप लगा लें, महंगा करना है कर लें, लेकिन आप उसके मुतबादिल कोई अच्छी प्रोडक्ट भी तो मार्केट में लेके आए ना। प्रोडक्ट आए ना आए, लेकिन वेदर की अपडेट्स आपको जरूर मिलेगी, ये दावा है हमारा। चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि देखिए उज़ैर थोड़ा सा ना देखिए हमारी जो वेदर अपडेट है ना, ये आईफोन वाली है वेदर ऐप से ज्यादा बेहतर है। नहीं, बेहतर अपडेट, एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है। तो चलते हैं देखते हैं कि आज क्या दर्जा हरारत रहेगी। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 14 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो जी मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 31 और मिनिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 18 डिग्री रहने की तवक्को है। श्रीनगर का रुख करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है।
और नाज़रीन अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्म रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 19 और मिनिमम 8 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, कोहिस्तान और मालाकंड में हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको जी। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 41 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 37 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 42 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदनवाह में भी मौसम खुश्क रहेगा, जबकि दिन के दौरान जनूबी अजला में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। और नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे यानी कि बलूचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्म रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करेंगे, कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 30 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची की बात करते हैं, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम बादस दोपहर तेज़ और गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जान लिया और हम आपको मोहलत देते हैं कि आप जो भी प्लान करना चाह रहे हैं, और वैसे भी टूरिज्म का अगर आप देखें तो जनाब सीजन शुरू होने वाला है, तो बल्कि शुरू हो चुका हुआ है, तो आप अपने प्लान तरतीब दें। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और अब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग में जहां सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, वहीं एक अहम पेशरफ सामने आई है। सोशल मीडिया पर शायकीन की जानिब से ओपन PSL फॉर पब्लिक का मुतालबा जोर पकड़ता गया और अब हुकूमत ने जुज़वी तौर पर इस मुतालबे को उज़ैर तस्लीम कर लिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ाइनल के लिए शायकीन को जी स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी है, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला है, अवाम का ये बड़ा दरीना मुतालबा था। ताहम प्ले ऑफ मैचेस के लिए ताहाल हम देख रहे हैं पाबंदियाँ बरकरार हैं, जिसकी वजह मुल्क में जारी किफ़ायत शारी मुहिम और ईंधन के इस्तेमाल में कमी बताई जा रही है। मोहसिन नकवी के मुताबिक फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर फाइनल में खुसूसी इजाज़त दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या प्ले ऑफ मैचेस भी शायकीन के लिए खोले जाएंगे या नहीं। इसी सवाल को लेकर चलते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। हमें बताइएगा कि क्या सिर्फ फाइनल के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरवाजे खुलेंगे या प्ले ऑफ मैचेस के लिए भी? सिर्फ फाइनल के लिए जो है वो इजाजत दी गई है, और उसके अलावा प्ले ऑफ मैचेस जो है वो ऑलमोस्ट अब तो सेमीफाइनल रह गया है और उसके बाद फाइनल है 3 मई को। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल के लिए जो है वो टिकटें दस्तयाब होंगी, जिसकी गुज़िश्ता रोज तमाम कागज 28 तारीख से टिकटें भी जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। जो डेजिग्नेटेड सेंटर है कोरियर कंपनी के, वहां से मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो है ये बड़ा दरीना मुतालबा था कि ये ओपन होना चाहिए वैसे तो प्ले ऑफ मैचेस के लिए भी, लेकिन वो कफायतशारी मुहिम और उसके साथ साथ कुछ मसाइल और भी थे। कोई अमन अमान का मसला था जिसकी वजह से इसको नहीं किया गया, और अब जो है वो मुकम्मल तौर पर इसे खोल दिया गया है। और फाइनल के लिए लाहौरी और तमाम मुल्क से जो लोग आना चाहें वो 28 तारीख से टिकटें जो है वो ले लें, और उसके बाद जो है 3 मई को जो फाइनल होगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो भरपूर तरीके से छक्के चौके एंजॉय करें। और एक बात जो मजे की मैं आपको बताऊं कि जो कैचेस मिस हो रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है, वो भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि बड़े सारे कैचेस जो है हमने छोड़े हैं इन मैचेस में, प्ले ऑफ मैचेस में, छोटे छोटे आसान कैचेस। बिल्कुल आसान कैचेस छोड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और फाइनल में चलें, शायकीन को मैच तो देखने को मिलेगा। ये तो सिलसिला नहीं कि किफ़ायत शारी करते करते टिकट बहुत महंगा हो गया।
नहीं टिकट नहीं, टिकट उतना ही है, 2000, 1500, 1500, 200, 100 सब यानी इंक्लोजर के टिकट जो हैं वो बड़े मुनासिब कीमत पे मिल रहे हैं। यहाँ VIP थोड़े से महंगे हैं, फजल महमूद इंक्लोजर का है, इमरान खान इंक्लोजर का है, वो थोड़े से महंगे जरूर हैं, लेकिन अमूमन 2000, 2500 और 1000, 1500, 500 और 200, 300 के टिकट आम लोगों के लिए आसानी वाफिर दस्तियाब है। फौरी खरीद लें, आप भी खरीद लें। वो तो हम आपसे ले लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये अच्छी बात है कि टिकट्स जी उसी कीमत पर दस्तयाब है, वरना मुझे लग रहा था कि इतनी किफायतशारी की है, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि वसूली करना शुरू कर। गर्मी बहुत ज्यादा है, आपने फाइनल मैच देखने जाना है, क्या करना है आपने वहाँ पे जाके? वहाँ पे ये जरूर है कि जनाब मैचेस तो होंगे, छक्के चौके तो होंगे, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी है, मौसीकी का तड़का भी वहाँ पे लगना है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम आपको यहाँ मौसीकी सुनवा देते हैं। बिल्कुल, वहाँ तो मौसीकी सुनवाएंगे, लेकिन मेरे पास ऑल्टरनेट वेज भी हैं। ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है इस प्लान को आगे मैं आपको बढ़ाते हैं। ऑल्टरनेट वेज ब्रेक में बताती हूँ। वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि फ़न की जी कोई सरहद नहीं होती, लेकिन आज के दौर में फ़न की कोई स्क्रीन भी नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो आपको गुमनामी से उठाकर शोहरत के उस आसमान पर बिठा देती है जहां हर आंख आपको देखना चाहती है। और आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही खास मेहमान है जिनकी मुस्कुराहट पर जी लाखों दिल धड़कते हैं और जिनकी आवाज़ में वो मिठास है जो कानों में रस घोल दे। और इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, हर जगह इस फनकारा का नाम छाया हुआ है। और इस पश्तो गुलकारा ने साबित किया है कि अगर आपकी आवाज़ में दम और अंदाज में सच्चाई हो तो दुनिया की जी सरहदें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया स्टार पश्तो गुलकारा सोफिया कैफ की। और आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि टिकटॉक पर तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग 5 मिलियन के हिस्से को छू रही है, फेसबुक पर 14 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब चैनल पर भी 5 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स इनकी हर नई वीडियो और गाने का इंतज़ार करते नजर आते हैं। सूफिया इस वक्त डिजिटल सेंसेशन भी हैं और पूरी दुनिया में बसने वाले पश्तो मौसीकी के मदाहों को अपना दीवाना उन्होंने बना रखा है। लेकिन इस शोहरत के पीछे छुपी मेहनत, वो देर रात तक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स और जैमिंग, हर वीडियो को परफेक्ट बनाने की लगन, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और घबराइए मत, गाना भी सुनेंगे। सबकी फेवरेट सोफिया कैफ को सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। सोफिया, आपके सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा लाखों फॉलोअर्स हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर हम देखें, तो आपने गुलकारी के लिए पश्तो जुबान को ही क्यों प्रायोरिटाइज किया है? कि आपको लगता है कि इलाकाई मौसीकी अब आलमी सतह पर ज्यादा उसे पसंद किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अल्लाह यू का आर फाइन। ओके, सो या पश्तो में जो रीच है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग मैंने क्योंकि मैंने एक ही गाना गाया था ज़ुबान सरदारा, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो क्योंकि ये एक यूनिक वर्ड भी था, ज़ुबान सरदारा पहले कभी इस इंडस्ट्री में, पख्तून इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हुआ था, तो लोगों ने इस पर बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और बहुत पसंद किया। एकदम से ये गाना वायरल हो गया था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये गाना इतना वायरल जाने वाला है। हम लोगों ने बस ऐसे ही फन में गाया था, क्योंकि मैं खुद तो पख्तून नहीं थी और मुझे ये याद करके और सीख के मुझे गाना पड़ा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा जाएगा। सही सही, यानी कि आपको इस लैंग्वेज का आइडिया भी नहीं था और फिर आपने लर्न किया और फिर आपने ये गाया। जी बिल्कुल। तो मुझे वैसे पश्तो मुझे पसंद बहुत थी बोलने में, बट मुझे बोलने नहीं आती थी। अब ये कि अब मैंने इतने गाने गा चुकी हूँ मैं पश्तो में, जो कि बैक टू बैक सब हिट्स जा रहे हैं माशाल्लाह से। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस। बट इसमें जो है मुझे पश्तो काफ़ी हद तक आना शुरू हो गया। जैसे आंखों को बोलते हैं स्तरगो, अच्छा, आंखों को बोलते हैं शुंडे। वाह जबरदस्त। तो काफ़ी मैंने इस पे लर्न कर लिया है। जी जबरदस्त। अच्छा, यानी कि गाते-गाते सोफिया, ज़ुबान ये भी तो बड़ी learn अच्छी कर बात है कि आपको जिस ज़बान से मोहब्बत है और आपने उसके गाने गाए, अब आप उसको अच्छी तरह समझती भी। हमें बताइए कि आपने दुबई में भी काफ़ी काम किया है, वहाँ के शोबिस कल्चर और पाकिस्तान के सोशल मीडिया कल्चर में क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है? दुबई में जी, दुबई में एक्चुअली आप ये समझ लें सेकंड होम टाउन है मेरा। दुबई में काफ़ी मैंने वीडियोस शूट किए हैं। गोल्डन वीज़ा तो नहीं है सोफिया आपके पास दुबई? बस देख लें, ये अंदर की बातें हैं। सो एक्चुअली दुबई में जो है वो वीडियो शूट के लिहाज से मैंने काफ़ी वीडियोस वहाँ पे शूट की हुई हैं। और सेकेंडली ये कि पाकिस्तान में जो है
शूट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना खुल के शूट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि एक इस्लामिक वर्ल्ड हमारा इस्लामिक कंट्री है, मुल्क है, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम चलते हैं। बट ये कि बिल्कुल सोफिया बहुत साहिबा, ज्यादा लेकिन लोगों की एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का मसला होता है, थोड़ा लेकिन सा। आप भी बड़ी कल्चरल सी कुछ वीडियोस भी हम देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल। आपने वो जी पश्तो आपने एक ड्रेस्ड अप हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी है। अच्छा, गाने के हवाले से बताइएगा, वो कौन सा ऐसा गाना था जो रातों रात आप जिससे फेमस हो गई और फिर आपको सुबह में उठ के पता चला कि ये तो बहुत वायरल हो Of गया है, मैं course. तो सेंसेशन बन चुकी हूँ हाँ, सोशल बिल्कुल। मीडिया की। ज़मान सरदारा बेसिकली वो अच्छा। गाना था जिससे मैंने फर्स्ट पश्तो सॉन्ग मेरा, जो कि मैंने आज से 5-6 साल हो गए हैं इस गाने को, मैंने ये गाना गाया था और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा इसको अपलोड कर दूँ ना करूँ, कर दूँ ना करूँ, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट पश्तो सॉन्ग था। मुझे ऐसे लगता था कि मे बी मैंने अच्छे से गाया या नहीं इस तरह से। तो जब मैंने मुझे अभी भी याद है, न्यू ईयर पे रात 12 बजे मैंने ऐसे यूट्यूब पे उसको अपलोड किया, मेरे ही चैनल पे था, वाह। तो देखते ही देखते 100 मिलियन क्रॉस कर गया ओह, ज़मान वाह। सरदारा सॉन्ग, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। जब इतनी धूम हो गई है, हमें भी सुन लेना चाहिए, अब हमें सुना भी दें, हम भी एक्साइटेड हो गए हैं ये चीज़ सुन के। ओके। बस्तर को की हालो नवाया, तोरो त्यारो की राता रंगो न खाया तसरत करारा ज़मान सरदारा दामिने यारा ताना जाने गम ज़कुरबाने गम यम बेकरारा ज़मान सरदारा। सोफिया समझ नहीं आया, लेकिन मजा बहुत आया। हमें थोड़ा सा हमें इसका मीनिंग भी समझाएं और बताएं, क्या ये आपने ही लिखा है ये गाना? नहीं, एक्चुअली ये जो पूरी टीम होती है, एक गाने के पीछे वीडियो डायरेक्टर अलग होते हैं, म्यूजिशियन अलग होते हैं, लिरिसिस्ट अलग होते हैं और एडिटर अलग होते हैं। तो ये एक पूरी टीम थी मेरी जिन्होंने ये गाना मेरे साथ बनाया। और इसका मीनिंग जो है वो ये है, ज़मान सरदारा मेरा सरदार, लाइक अपने महबूब को लड़की बोल रही है कि मेरा सरदार, मेरे सरदार, पस तरको की हालो नवाया, मतलब आंखों आंखों से अपना हाल बताओ वाह। दिल का। एंड मतलब लव सॉन्ग है वाह, actually। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो पश्तो इंडस्ट्री में बेसिकली जो है ना बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि हम लोग समझते हैं, मतलब पहले मुझे भी लगता था और सब लोगों को लगता था कि यार पश्तो इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम उस तरह से मॉडर्निज्म नहीं है या उस तरह से काम नहीं हो रहा। सोफिया, आपने ये But गाना जब से मैंने गुनगुनाया ना, पश्तो तो में- मुझे समझ आई कि ये तो इंस्टा पे भी बहुत ज्यादा वायरल है, जी। रील्स पे भी चल रहा होता है और आपको भी साउंड रेकमेंड कर रहा होता है सुनने में इंस्टा। जब आप सुनते हैं ना तो फिर आपको जी, रियलाइज बिल्कुल। Familiar है। तो पश्तो में है माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे टैलेंटेड जो है ना आर्टिस्ट भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो या अच्छा बिल्कुल, experience और रहा आप भी मेरा यहाँ बहुत का। अच्छा काम कर रही हैं और हम दुआ गो हैं कि इसी Thank तरह you ग्रो so much. करती जाएं माशाल्लाह से। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त आप सोशल मीडिया सेंसेशन है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ऑब्वियसली बहुत पीछे स्ट्रगल भी रही होगी, चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा फेस किए होंगे। लोगों को तो यही लगता है कि जी रातों रात आप वायरल हो गए, आप सेंसेशन बन कहीं गई से और आई बस और कहीं जनाब से आई एक और वीडियो छा बनाई गई। तो कितनी आपकी स्ट्रगल रही, जर्नी कैसे स्टार्ट किया, कैसे सोचा गाना गाना है और फिर इस तरह से नाम बनाना है? बेसिकली मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास बैकग्राउंड से सपोर्ट है माँ बाप की एंड यू हैव मनी, तो मेरे अम्मी अब्बू जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने जो है मुझे टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रगल सब करते हैं, मैंने भी किया, बट जी। मुझे लगता है कि मैंने उस लेवल की स्ट्रगल नहीं की। मेरा जो है वाकई में ही रातों रात गाना हिट हुआ था। मुझे बना बनाया प्लेटर मिला था जो मैंने खा लिया। एंड मुझे ये भी बहुत बहुत इस बड़ी चीज़ बात की, है मैं एक्सेप्ट करना। बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ पे बहुत खुश भी होती हूँ कभी कभी कि अल्लाह ताला ने इतनी आसानी से मुझे वो अप्रोच देती जो मैं कभी चाहती थी कि मेरा ये सपना था, वो ख्वाब था कि मैं कभी जो है इस तरह से फेमस हो जाऊँ। अच्छा सोफिया, हमें बताएं कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि खूबसूरत जो गुलकार हैं या फिर उनकी गुलकारी से ज़्यादा उनकी लुक्स पर बात की जाती है, ख़ासतौर पर फीमेल्स की। तो आपको क्या लगता है कि आपकी खूबसूरती जो है ये आपकी आवाज़ पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती है या डोमिनेट करती है? क्या लगता है?
मुझे ये लगता है कि सिंगर्स जो हैं उनको सिंगिंग के साथ साथ खूबसूरत और मेंटेनेंस आपको ब्यूटीफुल भी नजर आना और चाहिए, परफॉर्मर भी होना चाहिए तो आपको। मैं परफॉर्मर भी होना चाहिए। जी। तो आवाज़ जो है जी बिल्कुल बिल्कुल जी, Continue, कंटिन्यू please. कीजिएगा। आवाज़ जो है मेरी, मैंने आपको सुना दी है, आपको में भी अच्छी लगती हो, लोग नहीं, अच्छी लगी है, मैं मेरी सोफिया आवाज़ नहीं नहीं, आप खूबसूरत मुझे भी हैं, mostly आपकी जो है- आवाज़ भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और मैं सोफिया you ये so much, चीज़ thank बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप किस तरह से कंफर्टेबली आप इंजॉय भी कर रही हैं जी। इस इंटरव्यू को, और हमें पता चल रहा है आपके जिस तरह से आप कंफर्टेबल बैठी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं। एंजॉय कर रही हैं। और जब हम इतना एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ और भी गुनगुना दें ताकि हम मजीद एंजॉय कर सकें। अच्छा, उर्दू में, क्योंकि आपको फिर पश्तो में समझ नहीं आएगी, जी, फिर जी, उर्दू में उर्दू सुना देते में हैं ताकि सुना ऑडियंस को पता चल जाए Okay. कि यार ठीक इतनी है। अच्छी आवाज़ नहीं है बट थोड़ी सी अच्छी नहीं है। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है। जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया आपसे तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। वाह वाह, जबरदस्त थोड़ी सी मैं जबरदस्त, confused हो गई। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ और वाकई जितनी प्यारी पर्सनालिटी सोफिया, क्या आप किसी उस्ताद से बाकायदा सीख भी रही हैं सिंगिंग? एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड है, मैंने कभी किसी से वाह, सीखा नहीं है, अच्छा। बट मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए। अच्छा जबरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा, अभी तक आपके कितने गाने आ चुके हैं और कितने गुलकार होंगे जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, डुएट कर चुकी हैं? गाने जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं पश्तो में, और मैं उर्दू भी गाने बहुत ज़्यादा गा चुकी हूँ। मेरा एक गाना है 7 मिलियन प्लस क्रॉस किया था, और अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले जो है उर्दू गाना जो रिलीज़ किया है वो विद इन 2 डेज़ जो है वो 1 लाख व्यूज़ उसके क्रॉस हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत हिट होने वाला है। तो उर्दू भी मैं गाती हूँ, मैंने सराइकी सॉन्ग्स भी गाए हैं, ओह, वाह। और पश्तो भी मैंने गाए सोफिया हैं। प्लीज, मतलब सराइकी जो है ना वो बड़ी मीठी जुबान है, हाँ, कुछ 2 सराइकी बोल है भी। प्लीज गुनगुनाए मेरी फरमाइश पे सराइकी के। सराइकी सुना दूँ? जी। ओके, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कौन सा सुना दूँ। कोई भी कोई भी। सुना दे आप। अभी मुझे कोई याद नहीं है, बट ठीक है, ये बाद में। ओके। अच्छा सोफिया, ये भी बताइएगा कि और मज़ीद आगे क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मुस्तकबिल में? ऑब्वियसली जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि आप जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है उतना प्यारा चेहरा भी है, कोई फिल्मों ड्रामों में भी हम देखेंगे आपको आगे आने वाले दिनों में? मे बी अभी तक तो मैंने कोई ड्रामा या मूवीज़ नहीं की, बट मे बी इन फ्यूचर मैं करूँ शायद। अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इसमें, तो इंशाल्लाह आई विल डू दैट। तो सही। सोफिया बस अब आप हमारे पास वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है डिस्कशन का, तो जो भी आप हमें सुनाना चाहें, जो भी अता करना चाहें, गुनगुनाना चाहें, सराइकी up to ना you। भी हो चले। हाँ, सराइकी ना भी हो तो चलेगा। ठीक है, अभी अब हमने उर्दू गा लिया, अब हम ऐसे करते हैं, मैं आपको जो है एक पश्तो गाना सुना देती हूँ जो कि मेरा बहुत वायरल हुआ था, वाह, ओके। तो ज़रूर, वही ज़रूर। सुना देती हूँ। ज़ख़ूतन की यम्मा स्पिनस फोक में यम्मा दना सटक यम्मा सुमा खापीरे यम्मा अखलम मज़ीदा जुन समस्ता जिनी यम्मा ज़ख़्कुल साज़ यमन मदा ज़िंदगी यम्मा पमीना मीना बतिख पर कडम जानाना तावा पजान पसे पागल कडम जानाना पागल कडम जानाना। मैं सोफिया बहुत जबरदस्त, और मुझे जितनी समझ आई है कि कोई पागल बनाने की बात हो रही है मोहब्बत में, पागल बना जाना। पता नहीं बन गए या बना जाना, इतनी मुझे समझ आई है। सोफिया बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, और हम चाहेंगे कि जब आप लाहौर आएँ तो आपकी जो आवाज़ है
हमारे स्टूडियो में भी घूमें Live और सुन हमारे सकें। नाजरीन बराह रास्त इससे मुस्तफीद भी हो सके और इसको एंजॉय भी करें। बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू वक्त सो का। मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जनाब Thank you. बहुत ही जबरदस्त सोशल मीडिया सेंसेशन सोफिया कैफ हमारे साथ मौजूद थी और पश्तो के बड़े और जबरदस्त इतनी उन्होंने सारी लैंग्वेजेस में गाने सराइकी के गाने, सुनाना और उर्दू के गाने, और वाकई हर फन मौला। परफॉर्मर भी बहुत अच्छी हैं, जिस तरह से वो परफॉर्म करी थी और जिस तरह से गा रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है, ऐसे ही ग्रो करती रहें। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और मंडे है और यकीनन सबको इंतज़ार होगा अपने फेवरेट सेगमेंट का, जानना चाह रहे होंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग जी आप प्लान भी करें और एहतियात भी करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। दाऊद साहब की जानिब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और बताएं जी आज कौन सा सितारा जगमगा रहा है? सबसे पहले बुर्ज हमल। बुर्ज हमल। आपका शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, यूरेनस एंड जेमिनी 84 साल के बाद ट्रांजैक्शन 2033 तक रहेगी। हुई है अभी 25 अप्रैल को। और बिल्कुल जनाब, ये हफ्ता बड़ी तब्दीलियों का, बड़े फैसले 27 अप्रैल से लेकर 3 मई बड़ी तब्दीलियां। एरीज बुर्ज हमल की बात करें तो डायरेक्ट रीडिंग, बहुत पावरफुल एनर्जी चेंज, और यहाँ पे आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करने के साथ साथ अपने कामों में एक बूस्ट देखेंगे। सही। एनर्जी बड़ी हाई, जज्बाती नजर आते हैं और कामों में भी बड़ी जबरदस्त स्पीड नजर आती है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में डिटर्मिनेशन हाई, बिल्कुल जो करना चाहते हैं वो मिलेगा। इस वीक की एनर्जी बड़ी पावरफुल नजर आती है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपने पेरेंट्स के फैसलों को फोकियत दें, बहुत पावरफुल चेंज और एनर्जी है। हेल्थ की बात करूं तो बेहतरीन सेहत की एनर्जी है। जबरदस्त। एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। एजुकेशन का ही कार्ड, तालीमी मामलात में तुलबा तालबात बड़ी पॉजिटिविटी को फील करेंगे। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, आगे खुशहाली है। और वाह। पढ़ने के लिए याजल जलाली वाले इकराम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर वाले इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, चेंज, पावरफुल चेंज। अर्थ साइन के साथ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक नया आगाज, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद। और यहाँ पे जो आप अपने प्लान करके बैठे हैं वो कर लें, इस वीक में हो जाएंगे। सही, plan जॉब और करें बिजनेस तो। की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सफर पेश आ सकता है और पैसा आ सकता पैसा आ है। सकता है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं करनी, वरना हो जाएगी एहतियात। प्रॉब्लम। और एजुकेशन बेहतरीन है, तालीमी मामलात। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल ख्याल करना करें। पड़ेगा, वॉक वगैरह जरूर करिएगा। और जनाब ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून आपको मैसेज दे रहा है इस वीक में आपके ख्वाबों को एक अमली बुर्ज मंसूबे जोजा की की तरफ जरूरत चलते है। हैं, दाऊद साहब। जोजा, बुर्ज जोजा, जेमिनी, बिल्कुल जेमिनी वालों की पावरफुल चेंज। 84 साल के बाद आपके ही हाउस में एंट्री yes. और इल्म हिकमत, बेहतरीन फैसले, सही। प्लानिंग और कार्ड तो आप देख ही रहे हैं। फिर अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है, आ चुकी बल्कि। और यहाँ में सेकंड कार्ड, हैरान कुन तब्दीलियां, पावरफुल तब्दीलियां। और यहाँ पे जबरदस्त। रूहानियत में इजाफा, दी वर्ल्ड की एनर्जी, कमाल हो गया। तमाम कामों में पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। जबरदस्त। जॉब और बिजनेस में प्लानिंग की जरूरत है, उदासी और नेगेटिविटी काम खराब करेगी। मोहब्बत में ख्वाहिशें पूरी होंगी, ख्वाहिशें सेहत पूरी के मामला जबरदस्त, एजुकेशन जबरदस्त, ट्रैवल में एहतियात करिएगा। और जनाब यहाँ पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी। और मून मैसेज है, अपने माजी को पीछे रोक भूल दें, आगे जाएं। बढ़ें। कैंसर। कैंसरियन की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैंसर क्या होने जा रहा, किसी बात को दिल पर नहीं लेना, डिसहार्ड नहीं होना, इससे मामला होंगे खराब। प्रेशर नहीं लेना, एहतियात आपके लिए ही है इस वीक में। सही। और थर्ड कार्ड, बिल्कुल ये कर लेंगे तो फिर सन आपका क्या? बूस्ट देगा। जॉब और बिजनेस बेहतरीन, पैसा आएगा। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है, हेल्थ जबरदस्त है। एजुकेशन में फोकस बेहतर करना पड़ेगा तुलबा तालबात को। ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम। और मून मैसेज, इमोशंस आर हाई। इमोशंस और यस। लियो। लियो, तो लियो वालों की बात करें तो लियो वालों के साथ क्या होगा इस वीक में, स्टोरी ऑफ द वीक। देखिए जी, बहुत जबरदस्त आगाज है। आपके दोस्त अहबाब आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं इस वीक में। और यहाँ पे जो कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल करें। और घरेलू खवातीन के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, चेंज है, पैसे है, इज्जत है, दौलत है, वकार है। सब और कुछ बिल्कुल ही जनाब होगा। यहाँ पे आपके पुराने काम होने का एक सफर का आगाज होगा। जॉब और बिजनेस क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब हमने करना क्या करना है। क्या है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में चेंज, कोई
नई एंट्री भी हो सकती है जनाब। और यहाँ पे बात करें हेल्थ, तो सेहत का करें ख्याल और ठीक है। फल और फ्रूट खाएं, आपकी एनर्जी, खासकर सेब की एनर्जी आ रही फल है। और फ्रूट खाएं। यस, और सब्जी जनाब ना एजुकेशन जबरदस्त, ट्रैवल एहतियात करिएगा और पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द और मून आपके अज़म की जांच की जा रही है। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो बुर्ज सुमला क्या होने जा रहा है? विर्गो वालों के साथ रूहानियत में इजाफा, बातें अपने तक रखने का फायदा, Secret। ना किसी को बताएं, अपने प्लान हो जाएंगे फिर फायदे और सुकून। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना और पानी का सदका करना और कंफ्यूजन और डिप्रेशन और टेंशन से निकले, वरना लोग आपके काम करेंगे खराब। और जनाब बिजनेस बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छी, कैरियर में एक नया आगाज है। मोहब्बत में लोगों की बातों पे अंधा एतमाद बिल्कुल नहीं करना, अपने फैसले करने हैं। आंखें खुली हेल्थ की रखनी। बात करें तो बेहतरीन है, सेहत बिल्कुल जनाब, यहाँ पे आप जितना मुराकबा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही फायदा है। एजुकेशन जबरदस्त, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड हो सकता है, सही। या हय्यू या कयूम 21 मरतबा, और अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकले। मून कह रहा है, मून कह रहा है, लिब्रा। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, डेवल, लोगों के ये मामला से बचें, लोगों का प्रेशर, टेंशन, नेगेटिविटी आ सकती है, ओवर थिंकिंग से बचना है, से बचना है। और खासकर फैमिली के मामला से मुतल्लिका। और यहाँ पे अगर कोई आपका दुश्मन आपके सामने एक्टिव हो तो मुंह पे बात करें और चीजें Deactive करें कर दें। क्लियर। और जॉब और बिजनेस बिल्कुल, रूहानियत आपके कैरियर में फायदा देगी। मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम है, हेल्थ डिस्टर्ब है, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, और ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आयत करीमा। स्कॉर्पियो, और जनाब स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो पैसों के मामलात के ऊपर बात हो सकती है। उधार ना दें किसी को बिल्कुल, और प्लान करें, क्योंकि आगे पैसे की जरूरत पड़नी है, उसकी प्लानिंग की पैसे जरूरत की। अच्छा है, जी। और कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। बिल्कुल जबरदस्त। पॉजिटिव एनर्जी जॉब और बिजनेस में, बिल्कुल प्लान करें और मेहनत करें। सुस्ती काहली काम खराब करती है। बात करें यहाँ पे मैरिज और रिलेशन की, तो जिनके नहीं हुए रिश्ते वो कर लें तैयारी, कोई मैसेज आ सकता है। हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन में फोकस बेहतर करें, और ट्रैवल में एहतियात करें, और पढ़ने के लिए यहाँ पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द और मून मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी जिंदगी में से कुछ नेगेटिव चीजों को निकालने की जरूरत है, जिसके निकालने से आपको मिलेंगी ढेरों कामयाबियां। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस बुर्ज कौस वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक सेजिटेरियस, कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक में। ये किस तरह का डिसीजन है जनाब? ये डिसीजन आपके कैरियर से मुतल्लिक, आपके पैसों से मुतल्लिक, आपकी इज्जत और शोहरत से मुतल्लिक, क्योंकि आप बूस्ट मिलेगा आपको, जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग, और जनाब फैमिली से मुतल्लिक भी हो जाएंगी, खुशियां मिलेंगे, खुशहाली के साथ साथ पैसे भी। और जनाब जॉब और बिजनेस बेहतरीन, कैरियर में बहुत मसरूफ है, ये वीक है कामों का, और मोहब्बत में एहतियात है, बिल्कुल एहतियात, इसलिए कि फैसलों को सोच समझ के करना है। हेल्थ जबरदस्त है, एजुकेशन में फोकस बेहतर करना चाहिए, ट्रैवल कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मून मैसेज दे रहा है अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देगा। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न बुर्ज जलेगा बुझेगा। बुर्ज जद्दी जनाब, ये दिए का नहीं है, ये है बकरी की टमटमाएगा? होता है। अच्छा। और बुर्ज जद्दी का ये दिए का नहीं है, इनके स्टार का दिया था। तो स्टार का दिया, देसी घी के चिराग जलेंगे जी। मलक साहब आपका दिया ये। तो जनाब जद्दी की बात करें तो कैप्रिकॉर्न बिल्कुल जनाब यहाँ पे चेंज महसूस करेंगे। चेंज पैसों से मुतल्लिक बिल्कुल प्लान है, ज्यादा पैसा हो ज्यादा खुशियां करें। सेकंड कार्ड की एनर्जी में ऑप्शंस आएंगी, बिल्कुल जनाब यहाँ पे एक नया रास्ता चलेगा, क्योंकि यूरेनस की एनर्जी इसी के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल जनाब। और अब अगर तरक्की हो गई तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। और जनाब यहाँ पे थर्ड कार्ड की एनर्जी, कैरियर को बेहतर करने के लिए बेहतरीन कोशिशें जो कि आपके हक में भी जा रही हैं और होंगी भी। जॉब और कैरियर की बात करें तो अब आपको अपना काम करना और अपने ऊपर काम करना और पैसे के ऊपर काम करना एक अच्छी एनर्जी का मैसेज है। जॉब और बिजनेस के बाद मोहब्बत की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी। किस बात की क्लैरिटी के क्या करना है, क्या नहीं, सेहत का ख्याल करना पड़ेगा बिल्कुल जनाब। और यहाँ पे एजुकेशन जबरदस्त, ट्रैवल एहतियात करिएगा, और यहाँ पे पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, और चांद की
एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। Aquarius। पहला कदम उठाएं। एक्वेरियस वालों की एनर्जी, स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है, कामयाबी मिलेगी, लेकिन हासदीन भी बैठे देख रहे हैं कि जी और जीने दो वालों को आगे नहीं बढ़ने देना। और जनाब यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल करें, कामों में सुस्त रवि बिल्कुल नहीं चलेगी इस वीक में। और जनाब रूहानियत से फायदा उठाएं, बातों को अपने तक रखने का ही फायदा होगा। जॉब और बिजनेस में अच्छी एनर्जी है, बूस्ट चलेगा। मोहब्बत में प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए इस वीक में या अरहम राहिमीन का विर्द और मून मैसेज दे रहा है, गौर व फिक्र करें और चीजें बेहतरीन। पाइसिस वाटर साइन क्या होने जा रहा है जी जनाब, पाइसिस बेहतरीन एनर्जी है, चेंज देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंज आपके हक में है जनाब इस बार। और जनाब यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ कामों में भी बूस्ट रहेगा। और ये वीक जो है अपने बुजुर्गों के मशवरों के साथ गुजारें और पॉजिटिव बहुत एनर्जी है। जॉब और बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मोहब्बत में जज्बाती हैं, हेल्थ जबरदस्त है, एजुकेशन बेहतरीन है और ट्रैवल रहे हैं। और मून मैसेज दे रहा है कि मोहब्बत का एक नया चक्कर शुरू जबरदस्त जी। और आज ना दाऊद साहब की एनर्जी बहुत हाई थी, ऐसे लग रहा था ये निकली आपकी गाड़ी, ये निकली आपकी बाइक। और नाज़िर 5 तोला आपका हुआ। 5 तोला आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिस में लोग शिकायत करते हैं जी कमर दर्द हो रही है, स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान हर कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो हमने सोचा कि इसको जड़ से ही आज उखाड़ते हैं और एक्सरसाइज सीखते हैं उज़ैर। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट मरियम राना। उनसे हम जानेंगे कि जनाब आपकी बैक बोन के मसाइल हैं, आपके नेक के मसाइल हैं, आपकी पोस्चर के मसाइल हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आप इनको बेहतर कर सकते हैं। मरियम ने तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मरियम, मैं देख रहा हूँ आप अच्छा वार्म अप कर रही हैं। और क्या तैयारी आज क्या बताने वाली हैं एक्सरसाइज हमें बैक बोन के लिए स्पेशली? अच्छा देखिए, लोअर बैक पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। हम आपकी भी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, हमारी भी ड्राइविंग है, पेशेंट्स हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग आ जाती है ऑफिस जॉब्स वालों के लिए। तो बैक का स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ शोल्डर और नेक के लिए। तो 20 मिनट्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक दफ़ा ना लाइट स्ट्रेचेस लाजमी कर लिया करें, जो आप बैठे बैठे अपनी जगह पे ही कर सकते हैं। जिसके अंदर आप अगर ये थेराबैंड यूज़ करें तो आप अपनी शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मैं वैसे ही करना चाहूँ तो मैं अपने नेक को इस तरह से स्ट्रेच दे सकती हूँ। मैं इसको पीछे को स्ट्रेच करूँ और इसको इस साइड पे दूँ, ऑपोजिट साइड पे। इसी तरह से मैं नेक की स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, मैं पीछे को लेके जाऊँ, मैं आगे को लेके आऊँ। तो ये 20 मिनट्स के बाद अगर आप नेक, शोल्डर और बैक की स्ट्रेचिंग्स कर लेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। और सर्वाइकल की भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेन निकलती है आजकल लोगों को, बहुत कंप्लेन है। उसके लिए भी बेनिफिशियल है या कोई और भी आप एक्सरसाइज उसके लिए रेकमेंड करें? देखिए, सर्वाइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चिन टक्स करें, जैसे अगर आप मेरे साथ रिपीट करें, आप अपने चिन को पीछे की तरफ आपने लेके जाना है। आपको फील होगा ये शोल्डर, अच्छा नीचे को दबाना नहीं है, पीछे की तरफ लेके जाना है चिन को। आपको फील होगा ये नेक के मसल्स आपके एकदम स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये जो श्रगिंग करें, जैसे बच्चे कंधे ऊपर को उठाते हैं, उससे भी आपके जो राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स है, ये जिनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ये जो गर्दन आगे को निकली हुई है और हंच क्रिएट हुआ है, वो बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अक्सर ये भी होता है अगर हम कर भी लेना तो ये ना हो कोई पट्टा खींच जाए बैठे बैठे, जो एक्सपीरियंस नहीं होता। अरे वो देखिए यूट्यूब पे इसी तरह हर वीडियो मौजूद है हर चीज के लिए, लेकिन हर चीज वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना है, उससे एक प्रिसाइज प्लान बनवाना है और फिर उसको फॉलो करना है। सही, ज़बरदस्त। मरियम, अब आप आ जाएं, हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं ख़वातीन को ख़ास तौर पर बहुत खड़ी रही हैं, काम कर रही हैं किचन में, वो ज़्यादा प्रॉब्लम, और यहाँ से शुरू होती है वो नेक से पेन और टांगों तक जाती है। ये क्या प्रॉब्लम होती है? अच्छा देखिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहेंगे मेरे लोअर बैक में पेन है, हर टेस्ट कर लिया है लेकिन लोअर बैक में कोई इशू नहीं निकला। वजह क्या है कि हमारी घुटने में दर्द है, घुटने में बेस हमारी ये होती है। अब वो हम क्या होता है, एक घुटने पे वजन नहीं ढाल रहे हैं, दूसरे पे ढाल रहे हैं, कमर टेढ़ी हो रही है, पोस्चर खराब है और हमें लग रहा है हमारी कमर में दर्द है। तो अपनी बेस जो है ना वो ठीक करनी जरूरी है। अभी जो किचन में सारा टाइम खड़ी हुई है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन वो सारा टाइम वो जो पाँव पे वजन ढा रही है ना, हील पेन, प्लांटर fasciitis, उसकी वजह से जो है ना उनको सारा टाइम उनका जो है डिस्कम्फर्ट में गुजरता है, टांगों में बेचैनी, टांगों में दर्द। अच्छा मरियम, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे पोस्टर भी दुरुस्त करवाएं।
क्योंकि बहुत सारे गलत हैं। हम खड़े होते हैं तो हम एक टांग पे वजन डाल के खड़े हो जाते हैं, पता नहीं शायद स्टाइल के लिए, कंफर्ट के लिए। बिल्कुल। बैठते हैं तो हम किसी एक साइड पे यूं झुक के बैठ जाते हैं। ऐसे ही है। तो ये भी बताएं कि हम क्या गलतियां डेली लाइफ में अपनी कर रहे होते हैं जो फिर बाद में पेन कॉज करता है। अच्छा देखिए, फोन यूज करना है, अब आप अकड़ के नहीं बैठ सकते ऐसे हो। है। तो उसके लिए आप क्या करो, आपके बैक पे सपोर्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। Important, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपकी आर्म रेस्ट होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेस्क वर्क करते हैं ज्यादा उनके लिए। फिर फोन यूज कर तो आईलिड के लेवल पे हो। अब हमें नहीं पता फोन करीब से देखने से ड्राइनेस हो रही है, आंखें कमजोर हो रही हैं, वाटरी आइज जिन लोगों की रहती हैं उनके लिए भी इशू है। अब फोन आईलिड के लेवल पे होगा कि ना गर्दन थकेगी ना आंखें थकेंगी, आप आराम से काम भी कर सकते हो। फिर करेक्ट पोस्चर क्या होता है, अगर आप अपने फुट को ग्राउंड के साथ अलाइन करो और आंखों को किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करो, देखो आप स्ट्रेट बैठ के हो, नाउ शी इज सिटिंग स्ट्रेट, क्योंकि जस्ट उन्होंने अपने फुट को अलाइन किया है और ये पोस्चर को अलाइन किया है। दिस इज द गुड पोस्चर। जबरदस्त। अच्छा, sciatica की जो पेन है इसका फिजियो में क्या हल है, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या क्या रेमेडी हो सकती है कि पेन बहुत स्पेयर है और आप उससे रिलीफ हासिल कर सकें? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है आपका पेन कितना ट्रिगर्ड है, लेकिन हम जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स बताते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसी तरह बैठ जाऊं और मैं अपने जी। एक पाँव को स्ट्रेट कर लूं और फिर पीछे की तरफ लेके जाऊं, ठीक है। ये अपनी बैक को, और उसी तरह से इसको आगे लेके आऊं तो फिर ये आगे की तरफ बेंड करूं, स्ट्रेच दूं, बेसिक स्ट्रेच। या फिर अगर आप इसी तरह से बैठ जाएं घर में और आप हल्का सा इसको स्ट्रेच दें, ये आप फील करेंगे आपकी जो शेटिक नर्व इम्पेंज हुई हुई है उसके ऊपर से प्रेशर सही। रिलीव होगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सही। और ये डेली बेसिस पर करनी चाहिए, Daily क्योंकि अगर basis आपने मंथ बाद किए हैं उसके बाद तो आपको दर्द ही नहीं। देखिए, शेटिका के लिए ना आप बेसिक स्ट्रेचिंग्स करें Stretchings। और थोड़ा चेंजिंग्स लेके आए लाइफस्टाइल के अंदर। अगर आप सॉफ्ट कुशन रख के बैठे, अगर आप हील्स और फ्लैट्स को अवॉइड करें, सॉफ्ट कर्व वाले शूज पहने, और अगर आप सीढ़ियां कम से कम चढ़ें, वजन ना उठाएं और साथ ये वाला स्ट्रेच कर ले, सिंपल एक स्ट्रेच, कुछ और ना करें, तो आपका जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शेटिक अच्छा, पेन इसमें रिलीव कितनी होगा। सदाकत है कि जो खवातीन हील्स बहुत पहनती हैं या हील्स पहनकर ही बहुत जिन्होंने वॉक किया, तो उनके कहीं ना कहीं एक उम्र के हिस्से में जाके पेन निकलता ही निकलता है कमर में निकलता है, क्योंकि वही बात है, पोस्चर खराब हो posture जाता है। खराब हमारा होता फुट डिजाइन नहीं है कि वो इस तरह से रहे ना, इट इज Okay। डिजाइन के उसका एक स्पेसिफिक कर्व Specific मेंटेन curve रहे। maintain। ज्यादा हील्स पहनने की वजह से आपके वर्टिब्रास की पोजीशनिंग खराब हो जाती है, okay, स्पाइन हमारी एस शेप S में, shape उसका कर्व खराब हो जाता है और वो स्ट्रेटन होने लग जाती है। Okay, और okay, इसकी वजह से फिर वो पेन में चली जाती है, क्रॉनिक हो जाएगी, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है, डिस्क बल्ज है, डिफरेंट चीजें आती हैं। अच्छा मरियम, हमने बैठने की, खड़े होने की बात की है, लेटने की बात करें तो कुछ लोग जब लेटते हैं तो तकियों का पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है, और वो यूं आपकी गर्दन हो जाती है और फिर सुबह उठते हैं तो गर्दन मूव भी नहीं हो रही होती। क्या कितने हमें कुशन्स का साइज क्या होना चाहिए, वो किस तरह से हमें रखने चाहिए, एक रखना चाहिए, दो रखना चाहिए, ताकि गर्दन की जो हमारी फिर पेन होती है इससे हम अवॉइड कर सकें? अच्छा देखिए, कोई ये फॉर्मूला नहीं इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते कि आपने 2 रखने 1 रखने। मुझे बहुत बारीक वाले पे नींद आती है सुकून से, ठीक अच्छा। है, लेकिन मेरी मुझे तो mother ये है कि 2 वो- मिला के रखूं तो फिर आते हैं। हाँ, वही ना, हाँ, सबकी अपने अपने अपनी कंफर्ट। माय comfort मदर वो पिल्लोस के नीचे भी ना कोई सॉफ्ट सी चादर वगैरह रखती हैं कि उनका बैलेंस रहता है। Balance तो इट्स रहता ऑल अबाउट बैलेंस। आप सॉफ्ट यूज करें, बहुत हार्ड ना यूज करें, आपका मैट्रेस और आपका पिल्लो कंफर्ट वाला हो। ठीक इससे आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मेमोरी पिल्लोज मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी नेक की अलाइनमेंट। हमारे गलत काम क्या होता है, हम सर के नीचे पिल्लो रखते हैं। वी आर सपोज्ड कि हमारी नेक सपोर्टेड हो, हमने जी। नेक को हवा में टांगा हुआ है और हम सो रहे हैं, या पिल्लो मुंह पे हैं या पिल्लो साइड्स पे Very हैं, technical नेक हमारी हवा में है, तो नेक शुड बी सपोर्टेड। उससे जो है आप पता नहीं, कोई भी पिलो, मेरा तो बहुत डिफरेंट है, पिलो ही गायब हो जाता है। आपका कोई एक स्पेसिफिक तो मुझे कुछ समझ ही पता नहीं कैसे ये डिफाइन होगा कि मुझे कौन सा पिलो। मेरे तो मैं अगर तकिया लेकर भी सोई हूँ सुबह में, पता नहीं आप तकिया किसी किधर रूहानी आदमी से रब्ता करें, आपका हाल फिजियो के पास नहीं। अच्छा हमें ये बताएं, ड्राइव करते हुए हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं, और ड्राइव करते हुए क्या हमें पीछे कुशन रखना चाहिए, या फिर हम आर्म रेस्ट पे बिल्कुल ही जो है वो एक साइड पे हो जाते हैं। ऑटो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक हाथ से चला रहे हैं और आप इजी हो गए हैं, उसमें क्या हमें ख्याल रखने की जरूरत है? मैंने बड़े लोगों को देखा है एंड आई वांट टू ट्राई दिस, लेकिन होता नहीं है, दे आर जस्ट लाइंग डाउन और ये गाड़ी Like a चल swag रही है। boys love to drive अच्छा, मैं like भी this. वैसे ऐसे ही ड्राइव करती हूँ। और उसके बाद ना Your boys उसके बाद ना फिर वो जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो पेन्स होती हैं जी, ग्लूट में पेन है, और वो सिर्फ गाड़ी से उतरते हुए है या गाड़ी में चढ़ते हुए है। वो स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर ठीक नहीं था। अब अगर आप लंबर सपोर्ट रखो, आपको मिल जाएगा किसी भी ब्रांड से, आप नीचे सॉफ्ट कुशन रखो, आप बिल्कुल रेस्ट पे चलाओ, लेकिन ये तिरछे की क्या स्टाइल है?
या इस हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, इधर से गाड़ी इधर से वो गाड़ी। तिरछे हुए वो तिरछे अपनी हुए। बैक को डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हो, दैट इज नॉट द राइट पोस्चर। सही सही सही, यानी कि अपना पोस्चर ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी अक्सर लोग करते हैं कि बस आपने पोस्चर दुरुस्त कर लिया या स्ट्रेचिंग कर ली, दैट्स इट। वॉक करना या फिर वार्म अप उससे पहले होना, ये कितना ज़रूरी होता है? अच्छा, प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिम, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो जिम से ट्रेन कर रहे हैं प्रॉपर ट्रेनर्स के ठीक अंडर, है। लेकिन उनसे पूछा जाए ना प्री वर्कआउट नहीं, वो नहीं किया वो था। नहीं किया। आपने अपनी बॉडी को वो फ्रेश नहीं किया ना, उसको बताया नहीं, चार्ज ही नहीं किया चार्ज कि ही अब नहीं मैं किया। इस पे कोई वर्कलोड डालने लगा हूँ, मैं कोई वेट बेयरिंग करने लगा हूँ, मैं एक्सर्शन करने लगा हूँ, बॉडी रेडी नहीं होती, वो क्रैम्प्स में चला जाता है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। हमने भी वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो ना, तो मैंने वो स्क्वाट्स वाली वीडियो रिकॉर्ड एंड मैंने जल्दी जल्दी कर लिए। उसके बाद वो 4 दिन मुझे पता चला है कि मैंने वो वर्कआउट तो प्री वर्कआउट तो किया ही सही। नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइट स्ट्रेचिंग से अपना डे स्टार्ट start करें, करें। और कुछ नहीं कर सकते। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग उठने से पहले एक दफ़ा ये कर ली, लेग्स की स्ट्रेचिंग करी, लेटे में है तो नी को चेस्ट के साथ लगा लिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेट लेग रेज कर ली, और कुछ नहीं तो एंकल पंप्स कर लिए, ये जो आप पाओ ठीक है। हील्स पे आओ, टोज पे आओ, बेसिक स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, बेसिक जो स्ट्रेचिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम की किल्लत है और वाकई बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी टिप्स मिल रही हैं। और जाते जाते वैसे कुछ उज़ैर आप भी लड़कों के लिए पूछना चाहें, ख़वातीन का तो उन्होंने बता दिया कि लड़के मतलब जिम गोइंग जो है, मुझे अपना जो मसला रहता है, देखें आप थाई की आप ट्रेनिंग करते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। हमें कोई स्ट्रेचिंग बता दें कि हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वो स्ट्रेच कर लें, तो अगली सुबह जब हम उठें तो हम सीढ़ियाँ चढ़ भी लें, उतर भी लें। हाँ अच्छा, नहीं, ये मैं यहाँ बता जी दूं? जी बिल्कुल श्योर ज़रूर। श्योर, व्हाई नॉट। हैमस्ट्रिंग जो है वो खिंची होती है कभी। सही बात है। अच्छा देखें, अगर आपने अब प्री वर्कआउट है तो उससे जी। पहले एक तो अपना ये एंकल पंप्स जिस तरह मैंने बताया है, ओके। या स्ट्रेट लेट के ये वाले एंकल पंप्स आपने कर लिए, ठीक है। राइट। उसके बाद आपने स्ट्रेट लेग रेज कर ली, उससे ब्लड One by one. सर्कुलेशन अच्छी होती Yes. है, ठीक है। स्ट्रेट लेग रेज कर ली, फिर आपने ये नी टू चेस्ट कर लिया, ठीक है। एक दफा इसको भी स्ट्रेच दे लिया। फिर आपने ये साइड लाइन स्ट्रेच होता है, Yes. ये साइड लाइन Yes. स्ट्रेच कर लिया। उसके बाद आप एक दफ़ा ब्रिज लाजमी कर लिया करें, बहुत कॉमन है। पहले वैसे वेट ढाल के कर लें, फिर हील पे आके वेट ढाल के कर लें, तो ये डिफरेंट जो है ना, आप वर्कआउट से पहले अगर सही। इसको ऐड करेंगे तो Add आपको फील होगा करेंगे। कि बाद में आपने जो है ना वो Okay, स्टिफनेस okay, और okay. टाइटनेस नहीं हुई। बड़ी माय मस्त से आपकी बहुत अच्छी ना? वाह, प्रैक्टिस जबरदस्त, जबरदस्त, अच्छी है। practice कितना है। स्मूथली आप कर रही हैं और साथ साथ आप बात करी। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपसे सीखेंगे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।